नमस्कार भाइयों, आप सभी लोगों का मैं यानी विवेक सर अपने इस YouTube चैनल जीएस एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री के लेक्चर को लगातार आगे बढ़ाते रहें ताकि आने वाले पिट के एग्ज़ाम में ये जो है एक तरीके से आप समझिए कि रामबाण का काम करें। और आप लोग वीडियो को लगातार एंड तक देखते नहीं हैं, इसलिए रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। आप वीडियो को लगातार देखिए, पॉज मत करिए। हाँ, स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करते रहें। और आज हम लोग फिर से अपने इस हिस्ट्री के लेक्चर को फिर कंटिन्यू करेंगे। और आज हमको क्या पढ़ना है, तो आप कहेंगे बलवन की समस्याएं, तो हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, बलवन की समस्याओं पे। हेडिंग डालिए, बलवन की समस्याएं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मित्रों, आपको हम लगातार फोकस कर रहे हैं कि आप ये बलवन को तो एकदम 100% डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि ये बलवन पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण पर्सनालिटी के रूप में बलवन है। अगर हम लोग देखें तो बलवन की समस्याओं के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। यद्यपि बलवन की जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में हम आपको पहले अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब हम लोग फिर से उसको दोहराएंगे नहीं और यहाँ से लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। और बलवन की समस्याओं में हम लोग देखे थे पहली समस्या क्या थी, तो आप कहेंगे बलवन की जो पहली समस्या थी वो जो है सुल्तान के खोए हुई या सुल्तान के खोए हुए पद की गरिमा को पुनर्स्थापित करना, ये इसके सामने एक बड़ी समस्या थी। पुनर्स्थापित करना। तो आज हम लोग चर्चा रियल में इसी पे करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। और अगर हम लोग देखें तो बलवन जब गद्दी पे बैठा, तो बलवन की गद्दी पे बैठते ही इसके समय एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या थी, तो आप कहेंगे सुल्तान के खोए हुए पद की गरिमा को पुनर्स्थापित करना। ये एक चैलेंज का काम था इसके सामने। तो इस समस्या से निपटने के लिए बलवन ने क्या किया, देखते जाइए, ध्यान से देखना है आपको। इस समस्या से निपटने के लिए बलवन ने क्या किया, तो आप कहेंगे बलवन ने एक राजत्व का सिद्धांत दिया। इससे निपटने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी कि इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए बलवन ने क्या किया, तो राजत्व का सिद्धांत दिया। और अगर हम लोग देखें तो कहा जाता है कि जो राजत्व का सिद्धांत है, इस राजत्व के सिद्धांत की अगर हम लोग देखें तो इसकी चर्चा जो है जियाउद्दीन बरनी ने अपने ग्रंथ तारीख ए फिरोज शाही में की है, जो कि पूछा भी जाता है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके सामने लगा के आप नोट करिए। जो राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया, अगर हम लोग देखें तो इस राजत्व के सिद्धांत की जो चर्चा है, अगर हम इसकी बात कर लें तो कहा जाता है एक व्यक्ति है, उसका नाम है जियाउद्दीन बरनी। इसकी चर्चा जो है जियाउद्दीन बरनी ने अपनी बुक, यानी कि इसकी एक किताब है, अपनी बुक, इस किताब का नाम है तारीख ए फिरोज शाही। तो अपनी बुक तारीख ए फिरोज शाही में की है इसकी चर्चा, फिरोज शाही में। तो अगर हम लोग देखें तो जो राजत्व का सिद्धांत है, अगर हम लोग देखें तो इसकी जो चर्चा है जियाउद्दीन बरनी अपनी किताब तारीख ए फिरोज शाही में कर रहा है।
और कहा जाता है कि इसी तारीख़ फिरोज़शाही में बलबन की एक जीवनी भी है, यानी कि इस जीवनी का संकलन भी इसी में उन्होंने किया है। अगर हम लोग देखें तो इसके द्वारा कहा जाता है कि इस तारीख़ फिरोज़शाही में जो है कहा जाता है कि इसके द्वारा बलबन की जीवनी का संकलन किया गया है। इसके द्वारा इसी तारीख़ फिरोज़शाही में ज़ियाउद्दीन बरनी के द्वारा, या अगर हम लोग देखें तो बरनी के द्वारा बलबन की जीवनी का वर्णन है। और जो बलबन की जीवनी है, इस जीवनी को बसैया कहा गया है। बसैया तो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाओ भाई। बलबन की जीवनी का क्या नाम है? तो आप कहेंगे बसैया या बसैया या बसाया, जो भी लिखा मिल जाए। तो ये बलबन की जीवनी है, और इस बलबन की जीवनी की चर्चा कौन कर रहा है, इसका वर्णन कौन कर रहा है? तो आप कहेंगे ज़ियाउद्दीन बरनी अपनी किताब तारीख़ फिरोज़शाही में कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग और देखें तो जो बलबन ने जो राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया, अगर हम लोग इस पे चर्चा करें तो कहा जाता है जो बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत है, अगर हम लोग देखें तो एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है इतिहासकार आरपी त्रिपाठी। तो आरपी त्रिपाठी ने अगर हम लोग देखें तो आरपी त्रिपाठी ने कहा है कि ये जो बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत है, ये रियल में अगर हम लोग देखें तो 3 चीज़ों पे, एक तो शक्ति, दूसरा प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित है। तो कभी आपसे पूछ भी सकता है कि बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत है वो किन किन चीज़ों पर आधारित था? तो आप कहेंगे शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय, यानी कि इन 3 चीज़ों पे आधारित था बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत था। आपसे पूछ सकता है कि बताओ भाई, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसने जो है राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बलबन। तो ये सब आप एक एक पॉइंट को एकदम नोट कर लीजिए, दिल में उतार लीजिए, भेजे में। चलिए और आगे चलिए, और दोस्तों चैनल को शेयर और लाइक ज़रूर करते रहिए। और आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम लोग और देखें राजत्व के सिद्धांत में, तो कहा जाता है कि जो बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत है, अगर हम लोग देखें इसके बारे में, तो ये जो है बलबन प्रथम शासक था जिसके द्वारा राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो ये पूछ सकता है, कभी नोट कर लीजिए, जो राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया, इसमें अगर हम लोग देखें तो बलबन ऐसा करने वाला प्रथम शासक था जिसने राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसका मतलब ये है कि इसके पहले कोई और शासक नहीं था जिसने राजत्व का सिद्धांत दिया हो, लेकिन बलबन एकमात्र ऐसा इकलौता शासक है जिसने क्या किया कि एक राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगर हम लोग और देखें तो जो बलबन के द्वारा ये जो राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, अगर हम लोग इसके बारे में और चर्चा कर लें तो कहा जाता है कि जो राजत्व का सिद्धांत है, अगर हम लोग इसी की बात करें तो ये जो है फारस या ईरान, अगर हम लोग देखें तो फारस या ईरान, इस फारस या ईरान में अगर हम लोग देखें तो एक वंश था, इस वंश को कहते हैं ससानिद वंश। तो फारस या ईरान के ससानिद वंश से प्रभावित था ये, ससानिद वंश से प्रभावित था ये, यानी कि वहीं से प्रभावित होकर के बलबन ने क्या किया कि सुल्तान के पद की गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए एक राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, और इसकी चर्चा आपको अभी हम बता के आए कि ज़ियाउद्दीन बरनी ने अपनी किताब तारीख़ फिरोज़शाही में की। तो इसको आप नोट करिए। तो और आगे हम लोग जो है चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं।
तो बलवन ने राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगर हम लोग देखें तो राजत्व का सिद्धांत, अगर हम लोग इसी पे चर्चा करने पे आ जाएं, राजत्व के सिद्धांत पर ही, तो अगर हम लोग इसी पे देखें तो कहा जाता है कि बलवन ने जो राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया, अगर हम लोग देखें तो ये जो है न्याय, प्रतिष्ठा और शक्ति पर तो आधारित था ही था, लेकिन अगर हम लोग देखें तो बलवन ने इस अपने राजत्व के सिद्धांत में क्या किया, इसमें जो है ये जो है बलवन ने अपने आप को दो चीज़ें क्या अपने आप को क्या किया, एक तो ये जो है अपने आप को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर या अल्लाह का प्रतिबिंब बताया। और इसका स्पष्टीकरण हमको यहीं से मिल जाता है कि बलवन ने इसके लिए एक उपाधि धारण की थी। वो क्या थी, इसकी एक उपाधि भी थी, और ये उपाधि क्या थी, तो आप कहेंगे ये उपाधि जिल्ले इलाही, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये अपने आप को जिल्ले इलाही की उपाधि से संबोधित किया। और जिल्ले इलाही का अर्थ हम आपको उपाधि जब पढ़ा रहे थे तो वहीं पे बता के आए थे कि जिल्ले इलाही का मतलब होता है अल्लाह या ईश्वर की छाया, या अल्लाह या ईश्वर का प्रतिबिंब, ये चीज़। इसके अलावा अगर हम लोग और देखें तो दूसरी बात ये है कि एक तो अपने आप को जिल्ले इलाही कह रहा है, या पृथ्वी पर अल्लाह या ईश्वर का प्रतिबिंब बता रहा है। अगर हम लोग वहीं दूसरी तरफ देखें तो ये जो है कहा जाता है कि फिरदौसी के द्वारा, कहा जाता है कि जो बलवन है ये जो है फिरदौसी के द्वारा रचित किताब, यानी कि फिरदौसी ने किताब लिखी जिसका नाम है शाहनामा। रचित किताब, फिरदौसी के द्वारा रचित किताब या रचित जो बुक है उस किताब का नाम है शाहनामा। रचित किताब शाहनामा में अपने आप को क्या किया है, अफरासियाब का वंशज बताया है, अफरासियाब का वंशज बताया है। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाओ भाई, का वंशज बताया है। तो आपसे कभी पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान है जो अपने आप को अफरासियाब का वंशज कहता था, तो उत्तर होना चाहिए गयासुद्दीन बलवन। और इस अफरासियाब की चर्चा कहाँ है, तो आप कहेंगे फिरदौसी की किताब शाहनामा में। कहा जाता था चूँकि ये जो बलवन है इसके बारे में ये कहा जाता था कि ये जो है निम्न कुल का व्यक्ति था, और निम्न कुल का होने की वजह से निम्न कुल या निम्न रक्त का था, और इसकी वजह से कहा जाता था कि ये अपने आप को उच्च कुल का या उच्च रक्त का दिखाने के लिए जो है ये अपने आप को शाहनामा का वंशज बताता था। ठीक है, तो इसके बारे में आप समझिए कि इसलिए अगर आप जानेंगे तो कहा जाता है कि इस्लामिक जगत में एक बहुत ही पौराणिक व्यक्ति था, बहुत ही पौराणिक व्यक्ति था जिसका नाम था अफरासियाब। तो उसी अफरासियाब के वंशज यानी कि अफरासियाब से अपने आप को जोड़कर कहीं ना कहीं से दिखाने का कार्य किया है, जिससे इसकी जो निम्न कुल में जो उत्पन्न था, ये जो निम्न कुल में उत्पन्न था, इसलिए जो है ये अपने आप को उच्च कुल का दिखाने में उच्च कुलीनता पर ये ज़्यादा बल देता था। तो ये चीज़ थी। और आगे अगर हम लोग चलें तो इसके अलावा अगर हम लोग और देखें तो राजत्व के सिद्धांत में इसको मिटा के हम लोग और आगे चलते हैं।
और सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो इस राजत्व के सिद्धांत में इन्होंने क्या किया कि दरबार में शिष्टाचार पर अत्यधिक बल दिया। क्योंकि इसके समय तक, यानी कि ये जब गद्दी पे बैठा तो इसके समय जो है दरबार में किसी भी प्रकार का कोई शिष्टाचार था ही नहीं। कोई व्यक्ति जब मर्जी कहे तब आ सकता है, जब मर्जी कहे तब जा सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी उठ सकता है। तो इस चीज़ को इन्होंने ख़त्म कर दिया और कहा जाता है कि इसी के लिए इन्होंने क्या किया कि दरबार में शिष्टाचार पर अत्यधिक बल दिया, ताकि लोग जो आप कहीं के सुल्तान के पद से भयभीत हों, सुल्तान से डरें, सुल्तान के प्रति उनके मन में कहीं ना कहीं से एक जो है दबदबा हो, स्नेह हो। तो इस चीज़ को कायम करने के लिए क्या किया कि दरबार में शिष्टाचार पर अत्यधिक बल दिया। अगर हम लोग देखें तो कहा जाता है कि जब ये दरबार में बैठता था, अगर हम लोग देखें तो कहा जाता है कि जैसे ये जो है बलवन का दरबार है, ये कोई बलवन है। अगर हम लोग देखें तो बलवन के महल में जो राज सिंहासन है, लाल महल जो इसका है, अगर हम लोग देखें तो ये सिंहासन है, यहाँ पे खुद बलवन बैठता था। और जब बलवन बैठता तो कहा जाता था कि जब बलवन बैठता तो इसके पहले अगर हम लोग देखें तो जो शासक बैठते तो बैठने के लिए जो है इस पर कुर्सियाँ लगी होती थी। ये जो है कुर्सियाँ लगी होती थी मंत्रियों को बैठने के लिए, ये कुर्सियाँ लगी होती थी। तो इस तरीके से बलवन ने क्या किया कि जब ये जो है आया तो दरबार में शिष्टाचार पर अत्यधिक बल दिया। इससे क्या हुआ कि बलवन ने ये जो कुर्सियाँ लगी सारी कुर्सियों को हटवा दिया। कि मतलब अगर हम लोग देखें तो बलवन बैठेगा और बाकी सारे के सारे खड़े रहेंगे। अगर हम लोग और देखें तो इसके पहले क्या होता था कि अगर जैसे सुल्तान बैठा है तो कोई व्यक्ति चाहता तो अपनी बात सीधे सुल्तान के सामने रख सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बलवन बैठेगा और बलवन के दोनों तरफ यहाँ भी वजीर होंगे और यहाँ भी वजीर होंगे, और इसके बाद यहाँ पे जो मंत्री हैं वो यहाँ पे ऐसे खड़े रहेंगे, बैठना भी नहीं है, खड़े रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति को अपनी बात सुल्तान तक पहुँचानी तो डायरेक्ट सुल्तान से नहीं कह सकता था, यानी कि सुल्तान तक अपनी पहुँच को जो है दूर कर दिया, यानी सुल्तान तक कोई व्यक्ति पहुँच ही ना पाए। ये जो पहले अपनी बात आपको वजीर से कहनी होगी और यही वजीर फिर आपकी बात सुल्तान तक पहुँचाएगा और इस पर सुल्तान विचार विमर्श करेगा। तो ये चीज़ें थी। और कहा जाता था कि जब बलवन बैठता था तो बलवन के चारों तरफ जो है अबिसिनियाई दास इसको घेरे रहते थे, यानी चारों तरफ से घेरा बना के रखते थे। जैसे आज हम लोग देखेंगे तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के सामने जो ये जो उच्च कोर्ट की जो सिक्योरिटी होती है चारों तरफ जो है घेरा बना लेती है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो बलवन जब गद्दी पे बैठता था यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसके चारों तरफ अबिसिनियाई दास होते थे, अबिसिनियाई दास। और जो अबिसिनियाई दास हैं अगर हम लोग देखें तो ये अफ्रीकी मूल के होते थे, अफ्रीकी मूल के, और इनकी जो लंबाई है ये लगभग 7 फीट होती थी, 7 फीट इनकी लंबाई होती थी। काले काले होते थे और इसके अलावा जो है काले काले वस्त्र भी पहनते थे और हाथ में जो है नंगी तलवार लिए हुए ये जो है अगर हम लोग देखें तो ये जो है नंगी तलवार लिए जो है ये जिल्ले इलाही बलवन बलवन जिल्ले इलाही, मतलब इस तरीके से चिल्लाते रहते थे। एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो बलवन ने क्या किया कि सुल्तान के पद को एकदम खौफनाक बना दिया। तो ये काम किया। और इसके अलावा कहा जाता है कि बलवन ने क्या किया कि अपने दरबार में, बलवन ने दरबार में शिष्टाचार बढ़ाने के लिए क्या किया कि दरबार में ड्रेस अनिवार्य कर दिया, ड्रेस अनिवार्य कर दिया। यानी कि अब कोई व्यक्ति अगर आएगा दरबार में तो उसको जो है ड्रेस पहन करके ही आना पड़ेगा, वरना बिना ड्रेस के कोई एंट्री नहीं है, फिर वो अंदर किसी भी तरीके से आ नहीं सकता। तो एक तो ड्रेस अनिवार्य कर दिया। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो संगीत, इसके अलावा नृत्य, उत्सव और तो मद्यपान, इन सारी चीज़ों पे इन्होंने क्या किया कि रोक लगवा दी। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने की। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ईरानी पद्धति पर आधारित जो बलवन हैं
अपने दरबार में क्या किया दूसरी तरफ, तो ये जो है ईरानी पद्धति पर आधारित, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको हम बता रहे हैं भाई, आधारित 3 चीज़ें, ईरानी पद्धति पर आधारित 3 चीज़ें कौन कौन, एक तो सिजदा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाओ भाई सिजदा, दूसरा क्या तो आप कहेंगे पैबोस, तो सिजदा पैबोस, और तो नैरोज, ये चीज़ें स्टार्ट करवा दी, प्रारंभ करवा दिया। कौन कौन, एक तो सिजदा, दूसरा पैबोस और तीसरा नैरोज। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग देखें तो सिजदा का मतलब सिजदा पढ़ना, जैसे आप लोग सिजदा पढ़ते हैं ना, तो सिजदा का मतलब सिजदा पढ़ना, और पैबोस का मतलब हाथ और पैर को चूमना। तो ये सारी चीज़ें अपने दरबार में कर दिया। इसके अलावा नैरोज अगर हम लोग देखें तो कहा जाता था कि बलवन के समय में जो नैरोज प्रथा थी 19 दिन तक चलती, जो कि ये गैर इस्लामिक थी, 19 दिन तक चलती थी। और अगर हम लोग देखें तो वहीं अगर अब आगे चले तो देखेंगे कि जहांगीर के समय में इसी नैरोज को 19 दिन से घटा करके 9 दिन कर दिया गया था। तो ये सारा काम इन्होंने किया, और कहा जाता है कि ये जो है एक तरीके से शक्ति का प्रतीक है, यानी कि सुल्तान की शक्ति को दर्शाता था, ये शक्ति का प्रतीक है। इसीलिए बलवन जो है अपने आप को खलीफा के बाद, यानी कि खलीफा क्या पैगंबर के बाद ही अपने आप को मानता था कि मतलब कोई हमारे पैगंबर के बाद हमारे अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, मैं खुद जो है खलीफा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं बलवन के शासनकाल में अगर हम लोग देखें। तो इसके अलावा अगर हम लोग और देखें तो बलवन ने क्या किया कि अपने दरबार में जो है, इसको हम मिटा के और हम लोग आगे चलते हैं। तो ये और देखें तो कहा जाता है कि बलवन ने क्या किया कि शक्ति पर बल दिया। अगर हम लोग और देखें तो शक्ति पर बल दिया। कहा जाता है, अभी हम लोग देख के आए ना कि एक तो दरबार में शिष्टाचार बढ़ाने के लिए, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए किस तरीके से आप देख रहे हैं कि सुल्तान की, यानी कि हर व्यक्ति की, आम व्यक्तियों की पहुंच जो है सुल्तान तक सीमित तो हो गई। तो एक तरीके से इससे क्या हुआ कि सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ती चली गई, यानी कि एक तो प्रतिष्ठा देख लिए। अब दूसरा अगर हम लोग शक्ति पर देखें तो शक्ति पर बल दिया। और ये शक्ति पर बल कैसे दिया अगर हम लोग देखें तो कहा जाता है कि राजत्व सिद्धांत का जो आधार था वो रक्त और लौह की नीति थी, यानी कि एकदम अगर हम लोग देखें तो पूरी तरीके शक्ति पर बल दे रहा है। कैसे, कहा जाता है कि बलवन के द्वारा जो राजत्व का सिद्धांत दिया गया, राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। ये जो राजत्व का सिद्धांत है अगर हम लोग इसको देखें तो ये जो है रक्त और लौह की नीति पर आधारित था, रक्त और लौह की नीति पर आधारित था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा भाई, इस पे आधारित था ये। अगर हम लोग देखें तो कहा जाता था कि मतलब कोई भी व्यक्ति सुल्तान के सामने सर नहीं उठा सकता था। अगर हम लोग देखें, अगर कोई व्यक्ति सुल्तान के सामने सर उठाने का कार्य किया, या अगर हम लोग देखें तो सुल्तान के सामने विद्रोह किया, तो उस विद्रोहों का निर्मम तरीके से दमन कर दिया जाएगा। इसीलिए कहा जाए रक्त और लव, यानी कि विद्रोहों का दमन करते वक्त किसी भी प्रकार की कोई भी, अगर हम लोग देखें तो किसी भी प्रकार की कोई भी दया नहीं दिखाई जाएगी। उस विद्रोह का दमन करते वक्त हमेशा रक्त और लौह की नीति अपनाई जाएगी। इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे तो बंगाल में जब तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था तो उसके विरुद्ध बलवन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, और उसको मारने के बाद, यानी कि उसकी हत्या करने के बाद, बंगाल में जो है उसकी हत्या करने के बाद जो है उसके सर को काट करके उसको, यानी कि पूरे साम्राज्य में टहलाया गया, ताकि फिर कोई व्यक्ति ऐसा, यानी कि दोबारा ऐसी हरकत करने की जरूरत न करे। और अपने पुत्र बुगरा खां को कहता भी था, एक बार ये जो है वहाँ पे लखनौती की गली में जब ये लेके गया तो उनमें कहा गया, वो जो है कहता था कि वो जो है बताया कि देखो पुत्र, मतलब ये जो है ये तुगरिल खां के समर्थक थे, इन्होंने हमारे विरुद्ध विद्रोह किया, और मैं देख रहे हैं ना, मैं जो है इनकी कितनी निर्मम तरीके से हत्या करवा रहा हूँ। अगर तुम भी हमारे प्रति कभी ऐसा विद्रोह करने की हिम्मत करोगे
तो मैं तुम्हारे विरुद्ध इसी तरीके की रक्त और लौह की नीति अपनाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग राजत्व के सिद्धांत पे चर्चा कर लिए। और वैसे दोस्तों यहीं पे हम अपने लेक्चर को रोकेंगे। बाकी अगला जो अगले सेगमेंट पे जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो अगला जो सेगमेंट है कहा जाता है कि तुर्कान चालगानी की समस्या, तो उस पर चर्चा जो है हम लोग कल करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।